नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया हूँ। वो आपका जो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है 13 तारीख को, उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको जो फिजिकल एजुकेशन के जो पहले जो आपके 5 चैप्टर हैं, उसके जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो 3 अंक 5 अंक के हैं, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण सबसे MCQ हैं, वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। इसलिए आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से कर लेते हैं, देख लेते हैं, और इसकी पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड करवा दूँगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके फिजिकल एजुकेशन में जो है बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो है कुछ इस प्रकार कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन में संगठन का क्या महत्व है कि जो खेल जो कार्यक्रम होता है उसमें प्रबंधन में जो संगठन जो होते हैं, जो संगठन जो खेल को जो संचालित करती हैं, तो उसमें उसका महत्व क्या है। तो हम जानते हैं कि संगठन नहीं होगा तो खेल कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए महत्व तो इसका हमें वैसे ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा है। तो खेल कार्यक्रम में प्रबंधन में संगठन का महत्व, विभिन्न खेल कार्यक्रम और तथा उनके संबंधित गतिविधियों के संगठन के महत्व निम्नलिखित है। तो क्या है निम्नलिखित है। तो पहला जो है हम देखते हैं कि संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांट दिया जाता है। तो संगठन जो भी हम खेल खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे संगठन में जो है उस कामों को बांट दिया जाता है। फिर सभी कार्यों के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और जो एक ही कार्य को बार बार करके उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होने लगता है और संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले में यही था कि संगठन के जो अंतर्गत जो संपूर्ण कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, उन कार्यों को क्या करते हैं वो संगठन बांट देते हैं। उसके बाद उसके लिए जो है सबसे पहले योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि वो योग्य व्यक्ति जैसे जैसे अपने काम को करते हैं वैसे वैसे उस काम में जो उनको एक्सपीरियंस आते रहते हैं, जिससे क्या होता है उस संस्था संगठन का क्या होता है विस्तार हो जाता है। उसके बाद इसी कारण जो है हम सब बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं जो खेल में है उन सब का हम जो है लगातार जो है नाम सुनते रहते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो है हमारा वो है जो है वो है संगठन जो है विभिन्न समितियों तथा कर्मचारियों के कार्य संबंधों को स्पष्ट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौन किसका रिपोर्ट करेगा। उचित संगठन के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न समितियों में स्तरों पर संदेशवाहक प्रभावी होता है। मतलब ये हुआ कि संगठन जो है विभिन्न समितियों तथा कर्मचारियों कार्यों को संबंधों को स्पष्ट करता है। संगठन का काम क्या होता है, विभिन्न समितियों और कर्मचारियों का काम को बताना कि आपको ये काम करना है और ये काम करना है। उसके बाद जब ये स्पष्ट होता है तो वो ये भी रिपोर्ट मतलब बोलता है उनको कि आपको किसको क्या करना है, इस चीज़ का रिपोर्ट देना है कि वो जो हमने जो काम का जो संगठन बनाया, जो कर्मचारियों को रखा है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। उसके चलते अगले पर संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया को करने के लिए अलग अलग समितियाँ कर्मचारी होते हैं। तो अब मान लीजिए कोई भी काम है तो क्या होगा कि एक बंदा तो एक ही काम को कर नहीं सकता, मतलब सारे काम को कर नहीं सकता। तो क्या होता है हर काम के लिए अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाता है। ऐसा करने से ना तो कोई क्रिया पूरे होने से छूटती है, इसके कारण क्या होता है कि काम भी जो है आसानी से बिल्कुल हो जाता है। और क्या होता है जो एक व्यक्ति जो है जब उसका काम खत्म हो जाए तो वो दूसरा काम भी कर सकता है। जैसे कि उचित संगठन के लिए परिणाम स्वरूप उपलब्धता संसाधन कैसे कैसे, जैसे कि धन, उपकरण, मानवीय शक्ति आदि इस तथा उपयोग संभव होता है। इन सब चीज़ों की क्या होती है ज़रूरत होती है। उससे चलते हैं अगले पर। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक समिति तथा कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रक्रिया व प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करती है। इसके अतिरिक्त संगठन प्रक्रिया द्वारा ही यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रत्येक समिति किस कार्य के लिए किसको आदेश देगी और उसके प्रति, मतलब इसमें यही है कि संगठन प्रक्रिया में क्या होता है प्रत्येक समिति और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न काम संपन्न किए जाते हैं। तो उसमें यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये काम आपको करना है, ये काम इस संगठन को करना है और ये काम दूसरे समिति को करना है। बस इसमें अधिकार जो है वो क्या होते हैं निश्चित कर दिए जाते हैं। तो यही था हमारा पहला प्रश्न कि खेल कार्यक्रम प्रबंधन में संगठन के क्या महत्व है। संगठन नहीं होगा तो खेल कार्यक्रम ढंग से चल नहीं पाएगा। उसका चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि विभिन्न समितियों व उनकी जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व पहले, दौरान और बाद में। कि पहले खेल से पहले, तो उसका खेल के दौरान और खेल के बाद में। तो सबसे पहले खेल से पहले क्या होगा, पैसा चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, योजना चाहिए। तो पहले में क्या चाहिए हमें, पैसा चाहिए, धन चाहिए हमें तो पहले। उसके बाद योजना चाहिए कि योजना को कैसे खेल होगा, कितने तारीख से होगा। उसके बाद दूसरा है हमारा कार्यकारी समिति की जो इन कार्यों को क्या करता है संपन्न करता है, इन कार्यों को संपन्न करता है। उसके बाद क्या होती है एक आयोजन समिति होती है। तीसरा जो है हमारा आयोजन समिति है। इसका काम क्या होता है कि जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स हो गया, DD स्पोर्ट हो गया, उसके बाद और जो हम सोनी पे देखते हैं, तो ये जो होता है ये किसका काम होता है, आयोजन समिति। उस खेल को आयोजित करना आयोजन समिति का काम होता है। अब आयोजन समिति का देखो क्या होता है। आयोजन समिति को परीक्षा में आ जाता है कि आयोजन समिति के बारे में बताइए कि ये क्या है। तो इसका काम क्या होता है, प्रचार करना, स्वागत करना,
सजावट व समारोह करना, यातायात, उसके बाद आवास, जो प्लेयर जैसे कि खेलने आ जाते हैं उनके लिए आवास, घर का व्यवस्था करना, उसके बाद खान पान, उसके बाद खेल मैदान में उपकरण समिति, उसके बाद एंट्री जो होती है लोगों की उसके लिए मनोरंजन करवाना, जैसे कि बीच में जो प्रचार आता है, उसके बाद अधिकारी समिति, चिकित्सा देना, वित्त पैसे से लेकर के, उसके बाद टूर्नामेंट समिति। तो यही था हमारा, ये हमने देख लिया, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी वही चीज़ें दी गई है। तो अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि विभिन्न समितियाँ उनके दायित्व जो है, तो प्रतियोगिता से पहले देखिए किन किन का काम पड़ता है। जब प्रतियोगिता चालू भी नहीं हुई होती है तो उससे पहले किन किन लोगों का काम होता है। तो सबसे पहले होता है आयोजन समिति, फिर प्रचार समिति, क्रय समिति, आवास, खान पान, कि वो जो पहले खेल जब शुरू होता है कोई भी प्रतियोगिता तो उससे पहले प्लेयर जो आ जाते हैं तो उनके रहने के लिए और खाने पीने के लिए तो कुछ जगह चाहिए। उसके बाद यातायात समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद प्रतियोगिता के दौरान फिर आयोजन समिति, उसके बाद क्रय समिति पैसे के लिए, फिर भोजन, आवास, मतलब कुछ 4-5 पॉइंट है ये सब, जो कि हमेशा ही ये सब आपको चाहिए होंगे। जैसे भोजन वाला हो गया, उसके बाद परिवहन समिति, वित्तीय समिति, प्रचार समिति, तो ये सब चीज़ें जो हमेशा ही के लिए ज़रूरत होती है। तो पहले चैप्टर का जो आपका वो जो क्वेश्चन थे जो 3-5 अंक के वो तो पूरे हो गए, लेकिन अब हम चलते हैं अपने MCQ के ऊपर। MCQ में जो आपके कौन कौन सा आ सकता है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में जो हम सब कौन सा लगाते हैं, n-1/2। उसके बाद चलते हैं दूसरे वर्षन पर। दूसरा जो है हमारा वो है कि कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र लीग टूर्नामेंट में तो वो होता है ये n गुने में n-1/2 का हम सब प्रयोग करते हैं। उसके बाद 21 टीमों के लिए नॉकआउट के आधार पर कितनी बाइस दी जाएगी, तो कितनी दी जाएगी, 11 दी जाएगी। उसके बाद बाई प्रदान करने के नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जाएगी, तो ऊपरी अर्ध को अंतिम टीम को दी जाएगी। जो ऊपरी अर्ध होगी उसमें क्या हो गया, अंतिम टीम को दी जाएगी। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 अंक 5 अंक के करवा दिए। चलिए एक और है, इसको भी देख लेते हैं। पाँचवा जो है हमारा, ये जो है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि टीमों की संख्या विषम हो तो निम्न में से किस सूत्र को इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो भी लीग टूर्नामेंट के लिए तो हम जानते ही हैं। तो इसका जो है कौन सा सूत्र होगा, n गुने में n-1/2। उसके चलते हैं अगले पर। अगला ही हमारा दूसरे चैप्टर से। तो पहला जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है वो है पीछे का कुबड़ के लक्षण व सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण। सबसे पहले क्या देखेंगे, लक्षण के पीछे के कुबड़ जो होते हैं हम कैसे पता करें कि हमें ये बीमारी हो गई है। तो सबसे पहले तो ये जो है कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। कंधे जो आपका आगे की ओर झुक जाएगा, ये देखिए, ये रहा, ये आगे की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। उसके बाद छाती की मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है। क्या होती है, छाती की जो है, ये देखिए, ये सिंपल वाला है और ये जो है उसके बाद बीमारी होने के बाद वाला है। तो छाती की मांसपेशियाँ जो पहले जो थी वो पूरा था, उसके बाद अब क्या हुआ है, ये कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया। तो ये जो है ये हो सकता है। उसके बाद गर्दन आगे की ओर झुक जाता है। गर्दन जो है वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। उसके बाद पूरा शरीर आगे की ओर झुक जाएगा। पूरा शरीर जो है वो क्या होता है, आगे की ओर, पूरा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। उसका संतुलन खराब हो जाता है। संतुलन क्या होता है, शरीर का बिल्कुल खराब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम सब इसे सुधार कैसे सकते हैं, सुधार करने के जो हम सब व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि कुबड़ पीछे को उपचार करने के लिए हमें उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनके करने से हमारी छाती व मांसपेशी की लंबाई में वृद्धि हो जाए। थोरासिक क्षेत्र में पीठ की मांसपेशियों शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि हम सब कौन सा आसन कर सकते हैं, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, स्विस बॉल, विपरीत दिशा में मुड़ना, जैसे कि पीछे की ओर आगे हम सब हो जाते हैं तो पीछे की ओर हम सब मुड़ सकते हैं। उसके बाद मर्जयासन कर सकते हैं हम सब, उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्धचक्रासन कर सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आ गया और आपको याद नहीं आ रहा कौन सा आसन करना है, तो आपको जोन सा भी आसन आ जाए वो आसन आप लिख सकते हो, जिससे आपके नंबर मिल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें काट लिया जाए। उसके चलते हैं अगले पर। अब घुटने के आपस में जो टकराते हैं, ये रहा आपका, ये जो घुटना जो आपस में टकराता है, तो इसके जो आपको लक्षण लिखने हैं, उसका कारण कि क्यों होता है ये, उसके सुधारात्मक उपाय इसके ही बताने। सबसे पहले हम देखते हैं लक्षण। तो लक्षण जो है उसमें क्या होगा, खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, वो दोनों टकराते हैं। उसका चलते समय स्पर्श करते हैं, दौड़ते समय स्पर्श करते हैं, जिसके कारण कभी कभी हम सब गिर जाते हैं। और उसके बाद कारण क्या है, कारण जो है आपका मोटापा है। सबसे पहला कारण क्या है इसका, मोटापा है। विटामिन डी की कमी है, रिकेटस नाम की रोग, समय से पहले बच्चों का चलना, मतलब जैसे कि बच्चे जल्दी चलने लग जाते हैं। उसके बाद कुपोषण, उसके बाद लंबे समय तक भारी बोझा उठाना, उसके बाद लिगामेंट की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होना। ये क्या होता है, ज़्यादा ही विकसित हो जाता है। ये जो है, ये जो आपका लिगामेंट है, ये क्या होता है, ज़्यादा ही विकसित हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये बीमारी हमें हो जाता है। उसके बाद हम सब सुधार कैसे कर सकते हैं, तो सुधार हम सब ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो घुड़सवारी करके, फुटबॉल खेल के, साइकिल किक, साइड किक, दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर, उसके बाद पैरों का सीधा रखकर उसे उठाना। इससे हम सब क्या कर सकते हैं, सब ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मेन है हमारा चपटे पैर का। चपटे पैर के लक्षण व कारणों सुधारात्मक उपाय। तो सबसे पहले देखते हैं लक्षण। तो चलते समय तथा खड़े होते समय पैर के मध्य भाग में दर्द होने लग जाता है। पैर की लंबी चाप का खत्म हो जाना। क्या होता है, ये जो है आपका सही पैर है और ये वाला जो है फ्लैट फुट है। ये जो है हमारा जब ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब खराबी होता है। उसके बाद
पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर का निशान देखा जा सकता है। और जबकि ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इस एरिया का जो है, इसमें क्या होता है कि इस एरिया में क्या होता है, खाली रहता है, और फ्लैट फुट में क्या होता है, पूरा का पूरा पैर का निशान आ जाता है। तो ये होता है ख़राब। उसका कारण क्या है, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कमजोरी, अधिक भार होना, मोटापा, लंबे समय तक भारी बोझा उठाना, चोट, कुपोषण, खराब जूते पहनना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, फ्लैट फुट हो जाता है। उसका सुधारात्मक उपाय क्या है, पैरों से लिखना। पैरों से हम सब लिख सकते हैं, रेत पर चलना, दौड़ना, पंजों पर कूदना, ये सब चीज़ें हम सब कर सकते हैं। और भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि पैर के बीच में कुछ सामान रख देते हैं हम सब गोल सा, उससे भी क्या होगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती है। उसके बाद स्कोलियोसिस के लक्षण और सुधारात्मक उपाय हम सब अब देखते हैं। ये रहा आपका स्कोलियोसिस बीमारी, ये रहा। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले लक्षण, एक कंधा ऊंचा और एक नीचा हो जाता है। क्या होता है इसमें, एक कंधा क्या हो रहा है, ये देखिए, ये वाला हो गया, ये तो हो गया आपका ऊपर, और ये क्या हो गया आपका नीचे कंधा हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक कंधा ऊपर हो जाता है, एक कंधा नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब इसके लक्षण। लक्षण क्या है, एक कंधा, सबसे पहले तो एक ऊपर हो जाता है, एक नीचे, कुल्हा ऊपर की ओर और नीचे हो जाता है। क्या होता है, ये जो है कुल्हा, इसे बोलते हैं कुल्हा। ये जो है आपका क्या होगा, ऊपर हो गया, और ये क्या हुआ है, नीचे हो जाता है। उसके बाद शरीर का वजन एक पैर पर ज़्यादा हो जाता है, एक पैर पर कम हो जाता है। जैसे कि देखिए, इस वाले पैर पर आपका क्या हुआ है, इस वाले पैर पर ज़्यादा हो गया, इस वाले पर कम हो गया ना। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। शरीर सीधा ना होकर एक और झुक जाता है, तो इस तरफ क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्कोलियोसिस के क्या है, लक्षण है। उसके बाद इसके सुधारात्मक उपाय देखते हैं। तो सबसे पहले हमसे सुधारात्मक उपाय में क्या होगा, कि तैर करके हम सब इसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। त्रिकोणासन कर सकते हैं, लटकना किसी चीज़ पर, तख्त, प्लैंक करना, जो 2 हाथ पर हम सब रहते हैं। ऐसे व्यायाम करना जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर हो जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे। जैसे कि मान लीजिए जोन सा कंधा, मान लीजिए ये वाला कंधा क्या है, ये वाला कंधा ऊपर है, तो ऐसा हम व्यायाम करेंगे जिससे ये वाला कंधा जो है नीचे हो जाए और ये वाला जो है ऊपर हो जाए, जिससे क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा दोनों में। तो यही था हमारा दूसरे चैप्टर का जो था सबसे महत्वपूर्ण जो पर्सन थे। तो ये जो है हमने देख लिए हैं। और अब इसके हम सब क्या करेंगे, 3 अंक 5 अंक के हो गए। अब हम देखेंगे इसके MCQ जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो है, प्रथम रजोदर्शन क्या है, पहली बार मासिक रक्तस्राव होना। पहली रजोधर्म क्या है, इसमें पहली मासिक रक्तस्राव होती है। उसके बाद महिला तथा किशोरियों में प्रत्येक कितने दिन के अंतराल पर मासिक धर्म स्राव होता है, तो ये होता है आपका 21 से 35 दिनों पर। उसके बाद असामान्य मासिक धर्म की परिभाषा क्या, अनियमित मासिक रक्तस्राव, मतलब असामान्य मासिक धर्म वो हो गया कि जैसे मान लीजिए समय से पहले हो जाना या फिर समय ज़्यादा लग जाना, तो ये सब क्या है, असामान्य मासिक धर्म है। उसे चलते हैं अगले पर, सही का चुनाव कीजिए। तो प्रथम रजोधर्म कब होता है, तो इसका जो आपका सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा पहला मासिक। अनियमित मासिक रक्तस्राव तो क्या हो जाएगा ये। उसके बाद मासिक रक्तस्राव कब होता है, 1-25। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का ये तो कहाँ पर है, ये है आपका, ये रहा, थोड़ा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यही था आपका दूसरे चैप्टर का। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका ये जो है बहुत ज़्यादा ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सारे ही हैं, लेकिन ये आपका ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूरी कर लीजिएगा। महिला खिलाड़ी तरह क्या है, तो महिला खिलाड़ी तरह महिला खिलाड़ियों में होने वाले रोगों के लक्षणों का समावेश वह रोग है जो क्या होता है, जैसे कि असीम, सुशीलता, रजोरोध एवं खाने पीने संबंधी विकार। ये 3 प्रकार के क्या है, महिला तरह है। यह एक गंभीर बीमारी है जिससे जीवन में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर व खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसके और रोगों समूह 3 परस्पर संबंधी परिस्थितियाँ हैं। जैसे पहला अस्थि सुशीलता, क्या होता है, इसमें कैल्शियम के विषय में सामग्री होती है, इसमें कैल्शियम में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो 3 प्रकार से होते हैं अस्थि, जैसे कि अस्थि से हमें पता चल रहा है कि अस्थि से इसमें रोग होगा। तो अस्थि जो है एकदम मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि सुस्त हो जाता है, इसमें क्या होती है, अस्थि की संहति में कमी है, या फिर अस्थि भंग हो जाती है, अपने आप टूट जाती है, जैसे थोड़ा सा भी चोट लग गया तो टूट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, किस लिए होता है, सबसे पहले तो हार्मोन संबंधी परिवर्तन, हार्मोन्स कमी, जैसे तीव्र व्यायाम कर दिया। उसके बाद कम कैलोरीज व कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करना, कम कैलोरी शरीर को मिलना भी तो जरूरी है, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर ये भी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद पहला है रजोरोध, प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों को मासिक स्राव नहीं होता, या फिर आरंभ होकर कभी कभी कई महीनों तक मासिक धर्म का न होना, तो यही क्या होता है, रजोरोध हो जाता है, कि रजो धर्म में जो है अवरोध आना, तो ये क्या हो जाता है, रजोरोध कहलाता है। उसके बाद ये किस लिए हो सकता है, तो ये हो सकता है खान पान की वजह से हो सकता है। पहला जो है खान पान, हार्मोन्स में बदलाव, तीव्र रक्तस्राव, अधिक प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के कारण। उसके बाद तीसरा था हमारा भोजन संबंधी विकार, जब व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो भोजन संबंधी विकार कहते हैं। इससे मानसिक बीमारी हो सकती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो यही था हमारा जो आपका वो चैप्टर था दूसरा, उसका सारा का सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। उसका चलते हैं अगले पर। अगला जो चैप्टर है हमारा, उसका पहला जो आपका मेन है वो है मोटापे को परिभाषित कीजिए, मोटापे को कम करने में मदद करने वाली किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ, विपरीत संकेत का वर्णन कीजिए, जो है आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये आपका पेपर में बहुत ज़्यादा ही चांस है जो आ ही जाए। तो देखिए मोटापा, इसको 2 नाम से जाना जाता है, मोटापा या स्थूलता। तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि मोटापा को परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं मोटापा क्या होता है, जब व्यक्ति का आदर्श भार जो है 20% से अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटापा की श्रेणी में रख देते हैं। तो मोटापा क्यों होता है? मोटापा सबसे पहले वसा वाले सामान खाएंगे ज़्यादा तो उससे क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। अब मोटापा के कारण क्या होता है, व्यक्तियों को अनेक बीमारी जैसे मधुमेह, अधिक रक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोग का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद मोटापे के अनेक कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक भोजन करना, परिश्रम रहित जीवन, थायराइड व वंशानुगत, मतलब पहले से ही चलते हुआ आता है ना, जैसे कितने फैमिलियों में कि अगर मोटा है, मम्मी मोटी या फिर पिता मोटे हैं तो बेटा भी मोटा हो जाता है। मोटापे को दूर करने के लिए निम्नलिखित आसन है। अब भाई मोटापा अगर होता भी है तो हम सब क्या करते हैं, मोटापा को दूर भी तो कर सकते हैं। तो मोटापे को करने के लिए हम सब क्या करते हैं, जैसे कि वज्रासन कर लिया, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लिया, कोई सा भी आसन मोटापे में आप लिख सकते हैं, ये आपका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद मधुमेह को परिभाषित कीजिए और मधुमेह को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 आसनों को लिखिए। तो ये भी जो आपका क्या है, ये भी जो आपका सवाल है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहले मधुमेह क्या है, आमतौर पर चयापचयी विकार के रूप में जाना जाता है। जब शरीर के अंदर लंबे समय तक रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती, क्या होती है, शर्करा की मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाती है, तो उसी को हम सब क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अग्नाशय में जो इंसुलिन नहीं बना पाता है, अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन, मधुमेह जो है हमें इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण में होता है। ये इसलिए होता है, इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाता है, इस कारण होता है। तो MC 1 नंबर में आपका ये भी आ सकता है कि मधुमेह रोग हमें क्यों होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो है इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं करती, इसके कारण क्या होता है, ये हो जाता है। तो अब देखते हैं हम मधुमेह नियंत्रित करने के लिए निम्न आसन है, इसमें भी आप कोई सा भी आसन जो है बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, वो आपका बिल्कुल सही होगा। ये था आपका जो 3-5 नंबर का था वो था मेन। अब हम देखते हैं इसके MCQ। तो श्वास नली से जुड़ी हुई बीमारियों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्थमा। ये तो कोई बता देगा कि अस्थमा जो है वो श्वास नली की बीमारी के कारण होता है। तो चलते हैं अस्थमा के लिए निम्नलिखित में से आसन का चुनाव कीजिए। तो अस्थमा के लिए हम सब चक्रासन का करते हैं। अस्थमा तो होगा ही नहीं क्योंकि अस्थमा खुद बीमारी है। इसके पवन मुक्तासन इससे रिलेटेड है नहीं, त्रिकोणासन भी नहीं है, तो चक्रासन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कफ लंबी सांसें व छाती में अकड़न डैश के लक्षण के कारण होती है, तो वो होती है आपकी अस्थमा के कारण में होती है। उसके बाद यही था आपका चैप्टर तीसरा जो था उसका सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो खत्म हो गए। उसके चलते हम अपने नहीं, एक क्वेश्चन और है, ये उच्च रक्तचाप के निवारण में की भूमिका, ये भी जो है आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके चलते हैं इसका देखते हैं कि उच्च रक्तचाप के निवारण, मतलब उच्च रक्तचाप किसी को हो जाता है तो हम कैसे कर सकते हैं। रोग के निवारण के लिए आसनों की एक अपनी क्या है, एक अलग ही भूमिका होती है। तो उच्च रक्तचाप के कारण, उच्च रक्तचाप होता क्यों है, सबसे पहले तो बढ़ती उम्र है कि बढ़ती उम्र के कारण होता है। उसके बाद अनुवांशिक कारण हम कह सकते हैं कि अनुवांशिक की पहले से ही क्या हो, ये कारण, ये बीमारी जो है चलते आ सकती है, जैसे मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी, ये सब क्या है आपके उच्च रक्तचाप की कमी है। सबसे पहले अनुवांशिक, फिर मोटापा, शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान, अल्कोहल, ज़्यादा नमक खाने से, उसके बाद अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करने से, मानसिक तनाव से, मधुमेह से। महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं भी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो जाती है। इन सभी कारणों से उच्च रक्तचाप जो है वृद्धि हो जाती है। उच्च रक्तचाप को निम्न आसनों से खत्म किया जा सकता है। तो आप जो आपको जोन सा भी आसन याद है तो आप जो है इसमें लिख सकते हैं, कोई सा भी आसन, एनी आसन, कोई सा भी जो आप सब लिख सकते हैं इसमें। तो यही था हमारा तीसरा चैप्टर, यहाँ पर आपका खत्म हुआ। आप देखते हैं चौथे चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा है पैरालंपिक खेलों के प्रारंभ उद्भव के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये भी जो है आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ज़रूर कर लीजिए। पैरालंपिक खेलों में प्रारंभ, कि पैरालंपिक खेल जो प्रारंभ कैसे हुआ, उसके बाद उद्भव कैसे हुआ इसका, इसके बारे में आपको लिखना। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों को काफ़ी भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, लाखों लोग क्या मर गए, है ना। उसके बाद इस युद्ध का दर्द समझते हुए लुविंग गेल्ड मैन ने 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए व्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया। मतलब उन लोगों की सहायता के लिए जो है इसका किया गया, काफ़ी सराहा गया। इसी कारण से प्रेरित होकर 1960 में रोम ओलंपिक के दौरान लुंडिंग गटमा ने क्या करा, करीब 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो 1960 की बात थी, सबसे पहले युद्ध हुआ जिसके कारण क्या हुआ, लोग जो है विकलांग हो गए। तो उनके लिए क्या करा, लंदन के विभिन्न अस्पतालों में क्या हुआ, जो ये लोग थे 400 विकलांग को क्या हुआ, खिलाड़ियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें जो है पैरालंपिक का नाम दे दिया गया क्योंकि ये पैरालाइज थे ये सब। उसके बाद इन सब के क्या थे, अंग में कुछ ना कुछ कमी थी, तो इन जो मतलब अंग से जो पीड़ित होते हैं सिर्फ वही लोग जो थे इस गेम में आ सकते थे। उसके बाद इसका मुख्यालय जो आपका ये याद कर सकते हैं कि जर्मनी में इसका मुख्यालय पैरालंपिक गेम का। उसके बाद पैरालंपिक का सिंबल जो है 3 रंगों से लाल, नीला और हरा शामिल है, तो ये आपका 1 नंबर में आ सकता है। इसको मोटो स्पिरिट ही इन मोशन कहा जाता है। उसके बाद ये जो है आपका क्वेश्चन जो है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेष ज़रूरतों वालों बच्चों अथवा दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभ का वर्णन कीजिए। कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चे कौन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्या होती है, बाहरी
सहायता चाहिए होती है, ये दिव्यांग होते हैं। तो क्या होता है इनको, तो पहला जो है आपका शारीरिक सुधार। सबसे पहले क्या जरूरी है इनका, शारीरिक सुधार, कि एकाग्रता में सुधार, लचक में सुधार, शक्ति में सुधार, सहनशीलता में सुधार, हृदय संबंधी बीमारी सुधार, उसका मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है, हड्डियों मजबूती मोटी हो जाती है, अच्छी शारीरिक पुष्टि अच्छी हो जाती है, उसके बाद जोड़ों में सूजन कम हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में कार्य क्षमता में सुधार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है उनके लिए जरूरी है। उसके बाद मानसिक सुधार जरूरी है उनके लिए। क्या होता है उनके, मानसिक सुधार होता है। क्या होता है, मनोदशा में सुधार, सहयोगिता, उसके बाद चिंता के स्तर में क्या होती है, चिंता के स्तर में क्या होती है, उससे कमी आ जाती है। उसके बाद आत्मसम्मान, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांगों का आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना में बढ़ोतरी होता है। क्योंकि जब कोई लोग दिव्यांग हो जाते हैं तो क्या होता है, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सब करने से क्या होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वो पैदा होता है। उसके बाद वो स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व की भावना आती है उनमें, है ना। उसके बाद सामाजिक लाभ होता है, या मान लीजिए उनका स्तर उठ गया तो अब समाज में जो है उनको अच्छा माना जाता है। उसके कार्य क्षमता में उनकी वृद्धि होती है, काम करने की क्षमता में जो उनकी वृद्धि होती है। उसके बाद यही था हमारा 3 से 5 अंक वाला प्रश्न। उसके बाद अब जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसके चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है वो, तो पहला जो है आपका पैरालंपिक खेलों का मुख्यालय कहाँ है, तो जैसा कि हमने देखा था जर्मनी। उसके बाद डेफ लिपिक खेलों की शुरुआत कब की गई, तो 1924 में। उसके बाद बाहरी कार्य करनावर्ती प्रत्यारोपण किन खेलों में प्रयोग नहीं कर सकते, तो यह है डेफ लिपिक। उसके बाद मुझे जीतने दो लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो, यह शपथ किन खेलों में ली जाती है, तो ये 20 विशेष ओलंपिक भारत का जो खेल है इसमें लिया जाता है। स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श वाक्य है, तो ये है पैरालंपिक का। उसके बाद डेड ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है, मुझे जीतने दो, बहादुर होने दो, तो ये जो है आपका चौथा चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हुआ। उसके बाद ये जो है आपका लास्ट चैप्टर है पाँचवा, संतुलित। पहला है हमारा संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, तो ये भी जो है आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार सबसे पहले देखिए, संतुलित आहार हम सब पढ़ रहे हैं, उसी में हमें पता चल रहा है कि ऐसा आहार जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करे, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में क्या हो, सहायक हो, संतुलित मतलब स्वस्थ जीवन के लिए, तो वही क्या होगा हमारा स्वास्थ्य संतुलित आहार कहलाएगा। अब देखते हैं संतुलित आहार वह होता है जिस भोजन में विभिन्न पोषक तत्व सही व उचित मात्रा में गुण व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हो, उसी को हम सब क्या कहते हैं, संतुलित आहार। उसके बाद इसके कार्य क्या है, निम्नलिखित है। हमें काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संतुलित आहार से ही मिलता है। यह व्यक्ति की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। संतुलित आहार जो है हमारे सभी शरीर के जो संस्थान होते हैं उसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। उसका टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत में सहायता करता है। उसके संतुलित आहार जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसका शरीर को स्वस्थ करता है। उसके बाद शरीर में जो चयापचय क्षमता में वृद्धि करता है। उसके बाद बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, ये मदद करता है। उसके बाद शरीर का सही भार बनाए रखता है। उसके शरीर का जो कार्य करने की क्षमता जो उसमें बढ़ोतरी करता है। यही था हमारा क्या था, संतुलित आहार से रिलेटेड जो आपका प्रश्न था। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, साधारण व जटिल कार्बोहाइड्रेट में अंतर बताइए। सबसे पहले हमें बताना कार्बोहाइड्रेट क्या है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार में बांटा गया, साधारण व जटिल, तो उन दोनों के बारे में भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो है हमारे आहार नालिका का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन के रूप में क्या करता है, काम करता है। ये ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत है। भिन्न भिन्न रासायनिक संयोजन के कारण कार्बोहाइड्रेट मुख्य 2 प्रकार में बांटा गया है। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसमें शर्करा होता है। इसमें क्या होता है, शर्करा। यह अनाज, गेहूँ, चावल आदि व रसीले फल जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाया जाता है। स्वाभाविक मिठास है, क्या है, मिठास है। जैसे कि इसमें शर्करा उसके बाद सेक्राइडस के रूप में पाई जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, मोल्टोज। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। क्या होते हैं, ये पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है याद, कि सबसे पहले तो शर्करा और साधारण कार्बोहाइड्रेट जो है हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, अनानास, चुकंदर, गन्ना, ये सब। उसके बाद सीधा हमें ये याद करना है कि ये जो है पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। यही 3 चीज़ हमें सिर्फ याद करना है। उसका जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो साधारण कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, विपरीत होता है। ये मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते। वो मीठे थे, ये मीठे नहीं होते हैं। ये जो है पानी में घुलते भी नहीं है, वो पानी में घुल जा रहे थे। और इनमें क्या आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज प्रमुख है। क्या है ये, जो कि आलू, शकरकंदी, चुकंदर, गाजर, मक्का, गेहूँ, चावल आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा इसी को पॉलीसेकेराइड्स से प्राप्त होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, इसके स्वाद में जो है ये मीठे नहीं होते हैं। उसके बाद ये जो है आपके आलू, शकरकंद, चुकंदर, इन सब चीज़ों में पाई जाती है। यही 3 चीज़ हमें याद करना है। उसके बाद इस चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 नंबर के जो प्रश्न थे वो देखते हैं। प्रोटीन जो है एक पोषक तत्व के रूप में काम करता है, क्योंकि ये शरीर अंगों की वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये जो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मिलान करना था, तो मिलान में जो है आपका एंटीबॉडीज उत्पन्न कौन करता है, एंटीबॉडीज जो है उत्पन्न करता है वो करता है घाव।
घ जो है आपका मतलब प्रोटीन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का है आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है, वसा करता है। हड्डियों व दांतों के लिए जो आपको कैल्शियम हम जानते ही हैं। उसके बाद जो है रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, लोहा करता है। तो ये जो है आपका इसमें से एक ना एक आपका पेपर में आ सकता है। जैसे कि एंटीबॉडीज उत्पन्न कौन करता है, तो प्रोटीन। उसके बाद हीमोग्लोबिन निर्माण कौन करता है, तो आपको कौन करता है, लोहा करता है। उसके बाद हड्डी व दांतों के लिए आवश्यक है कैल्शियम। हम जानते हैं हमारे दांतों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी से जैसे हमने प्रचार में दिखा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए इसका आंसर जो है आपका का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक और मिलान है आपका, तो मिलान है आपका कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। उसके बाद प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है आंतरिक अंगों का निर्माण करना। उसके बाद वसा का हम सब जानते हैं। पानी का काम क्या होता है, पानी का काम होता है कोशिका को नरम और लचीला बनाना। वसा का काम होता है नाजुक को भंग करना। तो इसका जो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का क्या था, अगर दोबारा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का आपका था शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। तो पहले का ख का है, तो क जो है बिल्कुल आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। प्रोटीन का आंतरिक अंगों का निर्माण, वसा का नाजुक अंगों की रक्षा करना, पानी का काम ये। तो बिल्कुल है आपका क जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसका चलते हैं अगले पर। ये मैक्रो मिनरल का उदाहरण है। तो मैक्रो मिनरल का उदाहरण जो है वो फॉस्फोरस है। ये सब क्या है, ये सब तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए हम सब इसका जो आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। शरीर को विटामिन व खनिज की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करता है, उपापचय क्रिया में मदद करते हैं। शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है क्योंकि उपापचय क्रिया में क्या करता है, ये मदद करता है, विटामिन और खनिज। उसका चलते हैं अगले पर। शरीर के विकास ऊर्जा को रखरखाव के लिए आवश्यक क्या है, पोषक तत्व। क्या है, शरीर के विकास ऊर्जा इन सब चीज़ों के लिए क्या है, अब पोषक तत्वों में क्या है, कैलोरी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। वैसे ये सारे आंसर है लेकिन असली आंसर बिल्कुल करेक्ट ये होगा। उसके चलते हम सब एक कथन कारण से रिलेटेड आपका प्रश्न है। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा, अभी कथन देखिए, गैर पोषक तत्वों से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, कि गैर पोषक तत्व जब उससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं, हमें फाइबर का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है यहाँ पर, जो है एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा था, इसलिए ब जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यही था आपका जो 5 चैप्टर तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चे जो है और जो है वो भी इस वीडियो को देख सके। तो चलिए इस वीडियो, और मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो सेकंड पार्ट है उस वीडियो को भी हम जल्द से जल्द आपको अपलोड कर देंगे। उसके भी जो आपके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम आपको करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।